Hello students, how are you all? I hope you all are good and fine. Today we are going to do worksheet number 17 and the date is 13th of August 2020. ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमारा चैप्टर ए लेटर टू गॉड पे बेस्ड है। लास्ट वीक भी हमने सेम चैप्टर की वर्कशीट की थी और उस वर्कशीट की बिगिनिंग भी सेम कोटेशन से थी। Let's revise the quotation once again. Faith is like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you to what you need. तो faith जो है वो किसकी तरह है? वाईफाई की तरह है जिसके नेटवर्क इनविजिबल है. इट मीन्स दिखाई नहीं देते. इनके जो नेटवर्क है दे आर इनविजिबल बट दे हैव द पावर टू कनेक्ट यू विद द थिंग्स वी नीड. तो जो चीज हम सर्च कर रहे हैं, जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, उन चीजों को सर्च करने में ये जो वाईफाई के नेटवर्क है हमें उसकी हेल्प करते हैं. तो जो फेथ को किससे कंपेयर किया गया है? वाईफाई से. इसके राइटर कौन है? अनोनिमस. इट मीन्स इनके राइटर का नाम हमें नहीं पता. तो राइटर का नाम नहीं दिया गया इसलिए यहाँ पे अनोनिमस लिखा गया है कि राइटर का नाम हम लोग नहीं जानते. अब इसमें हम एक चीज और पढ़ लेते हैं. फेथ इज लाइक वाईफाई. तो फेथ को वाईफाई से कंपेयर किया गया है. हम लोग हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं और अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. इसको अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. तो जिस तरीके से हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच दी जाती है. तो यहाँ पे भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है और उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है सिमिली. SIMILE सिमिली, जिसको हम हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं. तो सिमिली में क्या होता है कि हम दो चीजों का कंपैरिजन आपस में किया जाता है. यहाँ पे देखो फेथ का कंपैरिजन वाईफाई के साथ किया गया है और उस कंपैरिजन में हम एक वर्ड यूज करते हैं लाइक या फिर एज वर्ड भी हम यूज करते हैं. यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है. जैसे कि उपमा अलंकार में सी वर्ड हम यूज करते हैं और एक बहुत जाना हुआ एग्जाम्पल है हाई फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी ढेरी. तो उसमें फूल सी कोमल बच्ची, उसमें बच्ची को फूल से कंपेयर किया गया है और सी वर्ड का यूज किया गया है. तो उस सी वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वहां पे उपमा अलंकार है. सिमिलरली फेथ को वाईफाई से कंपेयर किया गया है और उस कंपैरिजन के लिए एक वर्ड यूज हुआ है लाइक. तो जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन को करने के लिए हम लाइक और एज वर्ड का यूज करते हैं तो वहां पे होती है सिमिली. तो इस कोटेशन में हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच सिमिली भी यूज हुआ है. और एक और फिगर ऑफ स्पीच हमारी इस एक्सट्रैक्ट में यूज हुई है, उसको भी हम पढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट. द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड लेफ्ट नथिंग. लास्ट वीक जब हम ये वर्कशीट कर रहे थे, इस चैप्टर की वर्कशीट कर रहे थे, तो हेल स्टॉर्म के बारे में हमने पढ़ा दैट द हेल स्टॉर्म destroyed the field of Lancho and it had left nothing. And Lancho had nothing to feed his family and he was wondering what to feed his family and he was wondering that his family would go hungry this year. और वो नहीं चाहता था कि इस साल उसकी जो फैमिली है वो भूखी रहे. तो वो अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए किसी मदद के बारे में सोच रहा था. तो वो क्या सोच रहा था? That's what they say, no one dies of hunger. इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कोटेशन मार्क में लिखी गई है. कोटेशन मार्क के बारे में मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था. कोटेशन मार्क हम कब यूज करते हैं? जब किसी डायरेक्ट स्टेटमेंट को हम एज इट इज बोलते हैं. जैसे इसमें लैंचो ने ये वाला सेंटेंस That's what they say, no one dies of hunger. कोई भी भूखा नहीं मरता. ये वाला जो स्टेटमेंट है लैंचो का डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि लैंचो ने यही वर्ड्स बोले हैं, इसी तरीके से इस स्टेटमेंट को बोला गया था, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है. तो यहाँ पे जब डायरेक्ट स्पीच को हम लिखते हैं तो उसको हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं. तो ये लैंचो के डायरेक्ट वर्ड थे, उसने इस तरीके से ही बोला था. तो दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो ऐसा ही कहते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता. इस चीज को लैंचो जो है वो सोच रहा है. ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट only of his one hope.
ऑल थ्रू द नाइट इट मीन्स पूरी रात, पूरी रात को हम इंग्लिश में लिखते हैं ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात इट मीन्स सारी रात लेंचो थॉट ऑफ हिज वन होप, और वो उसकी वन होप कौन सी थी, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड हुज आइज, यहाँ पे हुज वर्ड गॉड के लिए यूज हुआ है, हुज आइज जिसकी आंखें, हुज आइज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसी की कंसाइंस में कुछ भी डीप थॉट हो, कितने ही गहरे थॉट क्यों ना हो, जिसको वो किसी को भी ना बताए उन थॉट्स को, फिर भी गॉड उन थॉट्स को देख सकते हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो हमेशा से सुनता आया है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन है, ये एक इडियम है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, जब हम किसी को ये बोले कि वो बहुत हार्ड वर्किंग मैन है या हार्ड वर्किंग वुमन है, तो उसके लिए एक इडियम होता है एन ऑक्स ऑफ ए मैन, तो लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन, तो उसको डायरेक्ट कहने की जगह एक इडियम राइटर ने यूज किया है, और वो इडियम है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो यहाँ पे भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, और यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार, और मेटाफर में भी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन में हम लाइक या एज वर्ड को यूज नहीं करते। मेटाफर में हम किसी भी दो चीज का कंपैरिजन करते हैं और उसमें हम लाइक या एज वर्ड का यूज नहीं करते, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। जैसे लेंचो को किससे कंपेयर किया गया है, ऑक्स से कंपेयर किया गया है, लेकिन हमने लाइक वर्ड, देखो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज था, यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे भी है, लेकिन हमने लाइक वर्ड यहाँ पे नहीं यूज किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो इस वर्कशीट में इतने में ही हमने दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जान लिया है, एक है सिमिली और एक है मेटाफर। तो लेंचो को डायरेक्ट किससे कंपेयर किया गया है, ऑक्स से, जो कि एक इडियम भी है, that Lencho was an ox of a man, it means he was a hard working man, he was working like an animal। दोबारा से एक फिगर ऑफ स्पीच आ गई सिमिली, किसकी तरह काम करता है, एनिमल की तरह काम कर रहा था, इन द फील्ड्स, कि वो अपने फील्ड्स में he works like an animal but still he knew how to write। इतना हार्ड वर्किंग होने के बाद भी वो लिटरेट है, वो जानता है हाउ टू राइट। अब राइटिंग की बात क्यों हो रही है, हमसे क्यों बोला जा रहा है कि वो उसको लिखना आता था, तो लिखने में वो आगे क्या करने वाला है। He decided to write a letter to God to seek his help। तो उसने क्या डिसाइड किया, that he will write a letter to God, उसकी हेल्प के लिए, टू सीक हिज हेल्प मतलब उसकी मदद मांगने के लिए, उनकी मदद मांगने के लिए। यहाँ पे हिज वर्ड में एच लेटर कैपिटल है, क्योंकि हिज जो है वो हमने गॉड के लिए यूज किया है, तो जब भी गॉड के लिए हम प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं तो उसमें उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल है होता है, इसमें हिज में एच कैपिटल है। So he decided to write a letter to seek the help of God। He wrote, उसने क्या लिखा, he wrote to God, जैसे हम एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो to the principal इस तरीके से लिखते हैं, तो वो लेटर किसको लिख रहा है, गॉड को लिख रहा है, इसलिए वो स्टार्टिंग किससे कर रहा है, to God। He wrote to God on the envelope, envelope it means लिफाफा, तो envelope पे उसने to God लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर लिखा था उसको एनवलप के अंदर इनसाइड रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। वेंट टू टाउन, बहुत ज्यादा परेशान है, और वो कहाँ गया है अब, टाउन, लेटर लेके। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे पहुंचा है वो लेटर लेके, पोस्ट ऑफिस पे। ही एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, जब भी हम लेटर पोस्ट करते हैं तो लेटर पोस्ट करने से पहले उस पर स्टैंप लगाते हैं। सिमिलरली लेंचो ने लेटर को पोस्ट करने से पहले स्टैंप लेटर के ऊपर लगाई एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स इट मीन्स लेटर बॉक्स में जो मेल थी वो वहां पे ड्रॉप कर दी। अब आगे क्या होता है, क्या वो लेटर गॉड के पास पहुंचता है, क्या सच में लेंचो की हेल्प गॉड करते हैं या कुछ और होता है।
द पोस्टमास्टर, उसके बाद हाइफन पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, और हाइफन कब यूज होता है, जब हमें थोड़ा लंबा पॉज लेना होता है, लंबा पॉज लेके रुकना होता है। तो द पोस्टमास्टर, और वो कैसा है, ए फैट एंड एमिएबल फेलो। एमिएबल का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली, बहुत खुश मिजाज, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत खुश मिजाज, फ्रेंडली एंड सोशेबल, जो बहुत मिलनसार होता है। तो जो पोस्टमास्टर है, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जैसे उसने वो लेटर देखा, ही ब्रोक आउट लाफिंग, इट मीन्स वो बहुत जोर से हंसा। तो जब हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं कि वो बहुत जोर से हंसा, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ही ब्रोक आउट लाफिंग, कॉमा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, तो हंसते हंसते वो क्या हो गया, एकदम से सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैप होता है थोड़ा जोर से रखना, उसने डेस्क को लेटर को डेस्क पे टैप करा, एंड कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या फेथ है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो वो भी ये विश कर रहा है, वो ये होप कर रहा है कि काश मेरे पास भी ऐसा सेम फेथ होता उस आदमी के जैसा जिसने ये लेटर लिखा है। और वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि हम कितनी भी परेशानी में हो जाए, लेकिन हम गॉड को लेटर लिखने के बारे में जरा भी नहीं सोचते, लेकिन लेंचो का इतना इमेंस फेथ था, इतना ब्लाइंड फेथ था गॉड पे, कि उसने सोचा कि अगर उसको मदद की जरूरत है तो उसको केवल एक ही पर्सन हेल्प कर सकता है, और वो पर्सन कौन है, गॉड। तो उसको देख के जो पोस्ट मास्टर था, ही वॉज मूव्ड, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, ही वॉज मूव्ड बाय द इमेंस फेथ ऑफ लेंचो। और वो कमेंट भी करता है, देखो दोबारा से जो उसने कमेंट किए एग्जैक्ट वर्ड ये कोटेशन मार्क में लिखे गए हैं, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, क्या भरोसा है, क्या विश्वास है, और काश कि मेरे पास भी ऐसा ही फेथ होता। तो जब हम काश वर्ड यूज करते हैं, काश मेरे पास भी कार होती, तो उसके लिए हम लिखते हैं आई विश आई हैड द सेम कार, काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती, आई विश आई हैड द सेम ड्रेस। तो I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up correspondence with God. उस आदमी ने क्या करा है, इट मीन्स लेंचो ने क्या करा है, गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू की, इट मीन्स गॉड को लेटर लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो राइटर के फेथ को हिलाना नहीं चाहता था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, तो उसने क्या सोचा कि उसको लेटर को आंसर करना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट, ये क्लियर था उसको पढ़ के, उस लेटर को पढ़ के, दैट टू आंसर इट ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उस लेटर को आंसर करने के लिए ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल, तो गुडविल से ज्यादा उसको किसी चीज की जरूरत है, और वो क्या चीज है, इंक एंड पेपर, गुडविल इंक एंड पेपर, सॉरी, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, तो गुडविल इंक एंड पेपर से ज्यादा उसे किसी और भी चीज की जरूरत है, और वो क्या चीज है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, तो उसने रिजोल्यूशन सोचा था कि वो लेटर का जवाब देगा, लेकिन तुरंत जैसे उसने लेटर देखा, उसको पढ़ा, उसको समझ में आया दैट ही नीडेड मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, और वो जो ज्यादा थी, वो जो चीज थी जिसकी उसको जरूरत थी, वो क्या थी, ही आस्क्ड फॉर मनी, और वो थी मनी। लेटर में लेंचो ने ही डिमांडेड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड, जैसे इंडिया के अंदर जो करेंसी होती है वो है रुपए, ऐसे ही लैटिन अमेरिका में करेंसी है पेसोस। तो उसने सोचा कि उसको कुछ पेसोस की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उस लेटर का
आंसर करने के लिए। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary. तो उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे उसको भी उसने बोला कि वो भी an act of charity मतलब दया की भावना से ही सही लेकिन कुछ पैसे अरेंज करें ताकि लेंचो की हेल्प हो पाए. और वो ये केवल क्यों कर रहा था? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द फेथ ऑफ द राइटर. वो उस फेथ को बनाए रखना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू राइट टू आंसर द लेटर एंड फॉर आंसरिंग द लेटर ही नीडेड सम मनी बिकॉज लेंचो डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड. तो आगे फिर देखते हैं कि क्या वो 100 pesos पूरे अरेंज कर पाता है या नहीं. इस वर्कशीट में वो कितने पैसे की डिमांड करता है ये नहीं लिखा है लेकिन वो चैप्टर में दिया गया है. It was impossible for him to gather the 100 pesos. तो अभी मैं 100 pesos के बारे में आपको बता रही थी. तो वो 100 pesos वो एक साथ इकट्ठे नहीं कर पाया. It was impossible for him. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो आधे से कुछ ज्यादा वो उसको भेज पाया. तो आधे से कुछ ज्यादा वो कितने भेज पाया था? वो भेज पाया था 70 pesos. He put the money in an envelope. तो अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा लिया, अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे कुछ हिस्सा लिया और 70 pesos को उसने इकट्ठा करके कलेक्ट करके he put the money into the envelope addressed to लेंचो और वहां लिख दिया टू लेंचो. जैसे लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था तो उसने लिखा था टू गॉड, ऐसे ही लेंचो को लेटर लिखना है तो इसने लिखा है टू लेंचो. एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड. और नीचे सिग्नेचर करे और सिग्नेचर में अपना नाम नहीं लिखा. किसका नाम लिखा? गॉड. नीचे उसने लिखा गॉड और वो इसलिए क्योंकि वो उसके इमेंस फेथ को मूव नहीं करना चाहता था. अब ये था हमारा एक्सट्रैक्ट. नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है और उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है. मैं आपको आंसर्स डायरेक्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको इजीली इसके आंसर इसमें मिल जाएंगे. और अगर आपने ये वीडियो भी ध्यान से सुनी होगी समझी होगी तब भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर्स इजीली दे सकते हो. सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. इट मीन्स लेंचो का फेथ किस में था? Who and what did लेंचो हैव फेथ इन. अच्छा, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखने की छोटी सी ट्रिक होती है कि हमें आधा आंसर हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाता है. जैसे ही हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है. वो हमें डिड से पता चल जाएगा. डिड जो कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है. तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. जैसे डू की सेकंड फॉर्म आती है डिड. इससे हमें पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा. तो सब्जेक्ट कौन हो गया? लेंचो. सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हैव. तो हैव को हम पास्ट में चेंज कर देंगे. पास्ट फॉर्म क्या है इसकी? हैड. लेंचो हैड फेथ इन. किस में था वो आप लिखोगे. आंसर आप इसको पूरा लिखोगे आंसर को. Whom did लेंचो write a letter to? अगेन आपको पास्ट में ही ये आंसर देना है. तो सब्जेक्ट ये रहा. फिर आता है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म. राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट. लेंचो रोट अ लेटर टू. किसको लिखा था वो आप लिखोगे. What kind of a person was the postmaster? तो जो पोस्ट मास्टर था वो किस तरीके का इंसान था वो आगे ऊपर लिखा हुआ है. तो उसमें हम लिखेंगे द पोस्ट मास्टर वॉज. अब वो कैसा था वो आपको एक्सट्रैक्ट में मिल जाएगा. तो एक्सट्रैक्ट में से देख के आप उसका आंसर करेंगे. हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो. अगेन सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो. अब कैसे हेल्प की थी वो आप उसका आंसर यहाँ आगे लिखेंगे. द मेटाफर यूज्ड इन द पैसेज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. जो हमारा जो मेटाफर है जो इडियम ऊपर यूज हुआ है एन ऑक्स ऑफ ए मैन उसका क्या मतलब है? जिसके नीचे हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं.
लेंचो वॉज एन आइडियल, आइडियल इट मीन्स आलसी, लेंचो वॉज एन आइडियल पर्सन। ऑप्शन बी है लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप उसको लिखोगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, तो ये आपको वर्ड दिए गए हैं, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दो में से कोई एक ऑप्शन लिखना है। तो मॉरल सेंस का क्या मीनिंग, सिमिलर मीनिंग आपको लिखना है। मॉरल सेंस का क्या सिमिलर मीनिंग है, दोनों में से कोई एक होगा, उसको आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक में, इसमें ब्लैंक में फिल करना है। डिटर्मिनेशन, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर जो है वो आपको यहाँ लिखना है। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, तो दोनों में से कौन सा है वो आपको यहाँ लिखना है। करेंसी ऑफ लेटिन अमेरिका, करेंसी ऑफ लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज की जो करेंसी है दोनों में से कौन सी है, सैलरी है या पैसो है, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नोटिस हाउ द वर्ड होप is used in these sentences from the story। तो स्टोरी में से ये कुछ सेंटेंस, हमारे दो सेंटेंस लिए गए हैं, इसमें होप वर्ड यूज हुआ है। तो होप वर्ड किस तरीके से यूज हुआ है पहले हमें उसे नोटिस करना है। आई होप इट पासेस क्विकली, तो इट जो है वो हेल स्टॉर्म के लिए यूज हुआ है। आई होप इट पासेस क्विकली, कि जो हेल स्टॉर्म है वो जल्दी से खत्म हो जाए। देयर वॉज अ सिंगल होप, यहाँ केवल इकलौती उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो दोनों सेंटेंस में होप वर्ड यूज हुआ है और दोनों ही सेंटेंस में होप का जो मीनिंग है वो सेम है, इट मीन्स उम्मीद, आशा, लेकिन दोनों की ग्रामेटिकल जो सेंस है वो अलग अलग है। तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज ए वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आई, इट मीन्स लेंचो, लेंचो क्या काम कर रहा है, होप, होप कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, तो यहाँ पे होप एज अ वर्ब यूज हुई है। विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज अ नाउन। जो दूसरे एग्जाम्पल है उसमें होप कैसे यूज हुआ है, एज अ नाउन, इसमें एज अ नाउन ये यूज हुआ है। इट मीन्स जब होप को उसने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है तब वो उसका ग्रामेटिकल सेंस वहां पे चेंज हो गया, वहां पे ये हो गया नाउन, मीनिंग अ चांस फॉर समथिंग टू हैपन। यहाँ पे जब ये एज अ वर्ब यूज हो रहा था तो इसका मतलब था कि वो विश कर रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए। जब ये ऐसा नाउन यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऐसा मीनिंग अ चांस, इट मीन्स वो ऐसा चांस कि इस तरीके से उसकी जो उम्मीद है वो फुलफिल हो जाए। What type of word is hope in the following sentences? नीचे सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें होप वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, तो उन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको ये देखना है कि ये जो होप वर्ड है वो एज ए वर्ब यूज हुआ है या फिर एज ए नाउन यूज हुआ है। फर्स्ट है आई स्टिल हैव सम होप दैट आई कैन गेट टू वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे जो होप वर्ड है वो एज अ नाउन यूज हुआ है या एज अ वर्ब यूज हुआ है, वो आपको देखना है। एज अ वर्ब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब कोई वर्ड सब्जेक्ट के एक्शन को दिखा रहा है, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। जहाँ पे सब जो होप है वो एक एक्शन का काम कर रहा है तो वहां पे वो वर्ब है, जहाँ पे वो एक्शन का काम नहीं कर रहा वहां पे वो सब्जेक्ट है, जहाँ पे इट मीन्स सॉरी वहां पे वो नाउन है। आई एम स्टिल होपिंग दैट ऑल विल टर्न आउट वेल। Lencho never gave up hope. Our children are our greatest hope for the future. I hope everything likes this exercise. तो यहाँ पे hope वर्ड यूज हुआ है लेकिन पांचों सेंटेंसेस में होप का जो ग्रामेटिकल सेंस है वो अलग है, कहीं पे नाउन है कहीं पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो आपको जो सही लगता है आप सेंटेंस लिखोगे उसके सामने लिखोगे वर्ब या नाउन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको लिखना है और इस काम को आप कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। टिल देन